वेलकम टू माय चैनल गमन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। हमने पिछले वीडियो में कार्यपालिका को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं विधायिका के बारे में। यानी कि मैंने आपको बताया था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिनसे मिलकर हमारा पूरा कार्य का संचालन किया जाता है। तो हमने कार्यपालिका कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विधायिका के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि विधायिका में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था। मैं दोबारा से आपको बताए दे रही हूँ। विधायिका हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली 3 स्तंभ होते हैं इसके, जिनसे मिलकर ये बनती। विधायिका का मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो विधेयक बनाया जाता है वो बेसिकली विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। ये केंद्र और राज्य 2 स्तरों पर किया जाता है। ठीक है, विधायिका बेसिकली हम बोल सकते हैं कि संसद और राज्य में जो विधेयक बनाने का काम करती है विधानमंडल, उसको हम बोल सकते हैं विधायिका। केंद्र और राज्य स्तरों पर 2 स्तरों पर ये कार्य किया जाता है। तो बेसिकली केंद्र स्तर पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो संसद होती है, यानी कि केंद्र में जो आपकी विधेयक बनाने का कार्य जो किया जाता है वो बेसिकली संसद द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी विधेयक जब लाया जाता है या प्रस्ताव लाया जाता है तो बेसिकली वो राज्यसभा और लोकसभा से पारित किया जाना आवश्यक होता है। उसके बाद देन वो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाता है और राष्ट्रपति भी उसको एक बार ही लौटा सकता है, बार बार ही नहीं। अगर एक बार लौटाने के बाद अगर संसद उसको दोबारा से उसी पे साइन करने के लिए कहती है तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हम पढ़ रहे थे बेसिकली संसद के बारे में। तो इसमें बेसिकली इसके 3 स्तंभ होते हैं, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा में कौन कौन आते हैं? आपके अध्यक्ष आता है जो कि अध्यक्षता करता है और उपाध्यक्ष। ठीक है, और राज्यसभा में आते हैं आपके, जिस तरीके से लोकसभा में जो कार्य का संचालन किया जाता है, या बोल सकते हैं जो उत्तरदायी होते हैं कार्यों के लिए, उनकी कार्रवाइयों में, और जो जैसे बोलते हैं सदन की कार्रवाइयाँ और उनको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, वो जो कार्य अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है, सेम कार्य वो राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसी के बाद सेकंड आते हैं आपके उपसभापति। अगर किसी कारणवश हमारे सभापति उपस्थित नहीं होते हैं सदन में, तो उनकी कार्यवाहियों का जो संचालन किया जाता है वो बेसिकली उपसभापति के ऊपर उनकी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद होता है आपका राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र कार्यपालिका है और हमारे भारत देश के सबसे सर्वोपरि बोल सकते हैं व्यक्ति या नागरिक बोल सकते हैं, वो राष्ट्रपति को माना गया है। ठीक है, तो देखिए संसद में मैंने आपको जब कार्यपालिका मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिया था। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं तो हम यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे दोबारा से। अगर आपको ज़रूरत है और आपको किसी कारण में कोई भी वीडियो मेरे समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप बैक वाली वीडियो मेरे जाके देखिए, तो आपको आगे की कार्रवाई यानी आगे की वीडियो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली राज्यसभा, यानी कि ये हमारे उच्च सदन के बारे में। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, बेसिकली ये ज़्यादा आवश्यक तो नहीं समझती मैं, बट फिर भी कई बार हमसे पूछ लिया जाता है। अगर मान लीजिए हम या कि यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना है कि एक्चुअल में राज्यसभा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। राज्यसभा को इंग्लिश में कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। क्लियर है आता? अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ से आपकी राज्यसभा की शुरुआत हुई और कहाँ से इसकी अध्यक्षता पहले कौन करता था, तो थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा बेसिकली अंग्रेजों के शासनकाल से इसका गठन किया गया था। और बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ 1918 में
जब अंग्रेजों का शासन था तो एक अंग्रेज शासक थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यसभा का गठन किया गया था। क्लियर है यहाँ तक। और उस समय क्या होता था, जिस तरीके से अभी हमारे राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो बेसिकली उपराष्ट्रपति या सभापति द्वारा की जाती है, उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता बेसिकली भारत के गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया है गवर्नर जनरल की क्या भूमिका थी हमारे देश में। या यूँ मान ले सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बोल सकते हैं सेनापति की तरह काम करता था अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, तो जो अध्यक्षता होती थी वो बेसिकली गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। ये कब की बात बता रही हूँ मैं आपको, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। ठीक है, क्लियर है आता। इसके बाद आते हैं जो मतलब जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ और 1950 में जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, उसके बाद क्या हुआ था कि सन 1952 में सबसे पहले राज्यसभा की बैठक हुई थी। ठीक है, यानी कि हमारे देश आज़ाद होने के बाद राज्यसभा की जो कार्यवाहियाँ थी और उनकी जो अध्यक्षता थी उसमें थोड़ा सा सुधार किया गया, उनमें चेंजेस किए गए, क्योंकि हमारे अनुसार कुछ और पॉलिसी रहती है और अंग्रेजों के अनुसार कुछ और पॉलिसी थी। तो हमने अपने अनुसार सबसे पहले 1952 में इसकी अध्यक्षता हुई, यानी कि इसकी बैठक जो हुई थी राज्यसभा की वो सबसे पहले सन 1952 में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो बेसिकली तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कौन से सन में हुई थी और किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा इसकी सबसे पहले अध्यक्षता राज्यसभा की गई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक इतना। अब आ जाते हैं थोड़ी इसकी किस तरीके से इसके सदस्य होते हैं, किस तरीके से उनका निर्वाचन किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में भी जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए चार पर पढ़ लेते हैं जिससे हमारे लिए पढ़ना और याद करना आसान हो जाएगा। देखिए बेसिकली जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों की जो वो निर्धारित की गई है संख्या वो बेसिकली 250 की गई है, यानी कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों का निर्वाचन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में केवल 245 सदस्य ही इसमें निर्वाचित हुए हैं, यानी कि केवल 245 सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, कुल कुल होते हैं आपके 250 और 12 सदस्य आपके मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ये 12 सदस्य भी इसमें इंक्लूड रहते हैं, ऐसा नहीं है कि 250 में 12 ऐड कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये 250 में ही 12 आपके इंक्लूड रहते हैं, यानी कि कुल निर्वाचित सदस्यों में 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए, देखिए राज्यसभा में बेसिकली राज्यों का भी वेटेज होता है, तो कई प्रतिनिधि जो होते हैं वो राज्यसभा से भी राज्यों से चुन के आते हैं राज्यसभा में, और कुछ होते हैं केंद्र शासित प्रदेश होता है, तो दोनों का वेटेज इसमें किया जाता है। तो उसको इस तरीके से समझ लेते हैं, जो राज्यों से प्रतिनिधि आते हैं वो बेसिकली कितने आते हैं, 225। ठीक है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से जो आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8। ठीक है, तो यहाँ ये टोटल कितने हो गए आपके, 233। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा जो 12 सदस्य होते हैं आपके, जो राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है वो उनको ऐड कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे आपके, 245। यानी कि राज्यसभा में अभी वर्तमान में केवल 245 सदस्य ही भाग लेते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा जान लें। राज्यसभा को बेसिकली 3 नामों से जाना जाता है। पहला है आपका उच्च सदन, दूसरा है आपका स्थायी सदन और तीसरा है आपका विशेषज्ञों का सदन। ठीक है, उच्च सदन से आप जानते ही हैं कि उच्च सदन और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को कई बार विघटित कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा को भंग करना मतलब भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। विशेषज्ञों का सदन अब आपके थर्ड आते क्यों कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि 12 सदस्य जो कि अपने क्षेत्र में यानी कि बोलते कला, विज्ञान और जो समाज सेवा में अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है विशेषज्ञों का सदन। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जैसा कि आप नाम पढ़ते जाएंगे आपको तुरंत ही समझ में आता जाएगा, बस एक बार समझना आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो राज्यसभा की जो वर्णन हमारे भारतीय संविधान में बेसिकली किया गया है, वो संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो याद करना आपके लिए आवश्यक है। इसके बाद आते हैं सदस्यता, सॉरी योग्यता। सदस्यता तो हमने पढ़ ली है, योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। देखिए योग्यता तो लगभग कुछ चीजें तो नॉर्मली रहती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, तो वो तो आप जानते ही हैं। तो देखिए अनुच्छेद 84 के अनुसार योग्यता के बारे में राज्यसभा के लिए जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उनकी योग्यता के बारे में अनुच्छेद 84 में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। आर्टिकल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही बताती हूँ, तो मैं जितने भी आर्टिकल्स आपको बता रही हूँ तो आपके लिए प्लीज आप उसको याद रखिए और प्लीज समझते रहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाएंगे और हम यहीं फंस जाते हैं और अटक जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबसे आवश्यक है। दूसरा है 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। थर्ड आता है आपका पागल या दिवालिया ना हो। चौथा आता है आपका संसद के द्वारा जो भी कंडीशन उस टाइम अप्लाई की जाए उनको वो फुलफिल करता हो। करता हो। ठीक है, और पांचवा आता है जैसा कि सभी में आता है कि वह लाभ के पद पर ना हो। अब देखिए लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद से आप क्या समझते हैं? मैं बार बार आपको बता जाती हूँ कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद उस पद को कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है यानी कि सरकारी नौकरी में जो होता है उसको हम बेसिकली लाभ का पद कहते हैं। हमारे संविधान में मंत्रियों को जो पद दिए जाते हैं, जो मंत्री बनाए जाते हैं, वो लाभ का पद नहीं माना गया है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है। और एक बात और बता दो, मैं बताना भूल गई, जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं बेसिकली यानी कि जो राज्यसभा में चुन के आते हैं, वो बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि हमारे भारत देश में संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि उन सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की जाएगी हर स्टेट से, वो बेसिकली वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं या जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं जनता के द्वारा, उनके आधार पर नहीं की जाती है। वो बेसिकली जनसंख्या के आधार पर, उस स्टेट की कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर, वहाँ की कितने प्रतिनिधि राज्यसभा में जाएंगे इसके आधार पर उनका चुनाव
किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अध्यक्षता, यानी कि कौन करता था, मैंने आपको बताया था अभी, सभापति। जिस तरीके से लोकसभा में लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, उसी तरीके से जो हमारे राज्यसभा की अध्यक्षता, यानी उसका बोल सकते हैं कंट्रोलर जो होता है, वो बेसिकली हमारा सभापति होता है, और सभापति को बेसिकली हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं, या यूं भी बोल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके काम क्या होते हैं। जो सभापति होता है वो बेसिकली सदन की कार्यवाहियों का संचालन करता है। सबसे पहले तो का संचालन, ठीक है। सेकंड आता है कि इसमें जो हमारा सभापति होता है वो बेसिकली सदन का सदस्य नहीं होता है। क्लियर है आपको, मतलब उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं सदन का सदस्य नहीं होता है। इसकी भूमिका कब इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि जब सदन में एक कोई विधेयक पारित किया जाता है, तो जब उसमें वोटिंग की जाती है, जब बराबर बराबर मत अगर आते हैं, तो उसमें जो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है वो बेसिकली सभापति को भारतीय संविधान में प्रदान किया गया है। तो थर्ड आप इसमें लिख सकते हैं कि निर्णायक मत देने का अधिकार। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि कार्यकाल के बारे में। ठीक है, ये जो कार्यकाल होता है बेसिकली सभापति का, ये बेसिकली 5 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है वो बेसिकली 6 साल की होती है, लेकिन सभापति की जो कार्यकाल होता है वो बेसिकली 5 वर्षों का निर्धारित किया गया है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है आपको, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल तो बेसिकली 6 वर्ष का होता है, तो जो सभापति की जो कार्यकाल होगा वो भी 6, ऐसा नहीं है, केवल 5 वर्ष के लिए इसको निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके उपसभापति। देखिए, उपसभापति की बेसिकली कुछ खास भूमिका नहीं होती है। और एक बात सॉरी, आप उसको लिख लीजिए, जो हमारे अभी सभापति हैं राज्यसभा के, यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, वो बेसिकली वेंकैया नायडू है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप करंट अफेयर के टच में भी बने रहें। तो लिख लीजिए कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति का नाम वेंकैया नायडू है, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, उपसभापति को बेसिकली राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वही अपने में से चुन लेते हैं। ठीक है, उपसभापति की भी वैसे कुछ खास जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। इसमें सबसे पहले तो होती है कि सभापति की अनुपस्थिति में उनकी कार्रवाइयों का संचालन करता है, उपस्थिति में कार्रवाइयों का संचालन, कृत्यों का संचालन। ठीक है, इसमें सेकंड आता है 2002 में एक निर्णय, यानी कि एक अधिनियम पारित किया गया है। उसमें कहा गया है कि जो उपसभापति की जो वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद के राज्य मंत्री के बराबर होना आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत कि मई 2002 में यह अधिनियम लाया गया है कि सभापति की उपसभापति की जो वेतन और भत्ते होते हैं भत्ते केंद्र के राज्य मंत्री के बराबर होना आवश्यक है। बराबर किए गए हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड आता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर उपसभापति और सभापति दोनों ही राज्यसभा से गायब हो जाएं, गायब इन द सेंस किसी कारणवश अगर वो अनुपस्थित रहते हैं, तो
द्वारा किया जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों की अनुपस्थिति होती है तो राष्ट्रपति राज्यसभा में से ही एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो उनकी कृत्यों का संचालन करे, यानी कि इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से हमारे राष्ट्रपति पे आ जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गए उपसभापति। इसके बाद आते हैं हम वेतन और भत्तों के बारे में। अब देखिए इसका जो वर्णन किया गया है वो बेसिकली आर्टिकल्स 97 में किया गया है राज्यसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में। तो वेतन और भत्ते बेसिकली संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और भारत की संचित निधि में से उनको वो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक इसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट, राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या है। देखिए बोल सकते हैं राज्यसभा की शक्तियां इम्पोर्टेंट भी है, नॉन इम्पोर्टेंट भी है, हम दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में अगर राज्यसभा का कोई भी सदस्य उसकी जो सभा होती है, उसकी बैठक जो होती है, उस बैठक में लगातार 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि वहाँ के सदस्यों को वहाँ की जो बैठक होती है उसको अटेंड करना आवश्यक किया गया है। इसके बाद आता है कि राष्ट्रीय सभा जो होती है, देखिए मैं आपको बहुत पहले वीडियो जो बताया था अनुसूचियाँ पढ़ाएंगी, उसमें मैंने आपको बताया था केंद्र, राज्य और संवर्ती 3 सूचियों का निर्धारण हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, जिसमें केंद्र सूची में जो विषय आते थे उसमें केंद्र को विधेयक बनाने का अधिकार था, राज्य सूची में के राज्य को अधिकार था और संवर्ती सूची में दोनों को था। ठीक है, अब इसमें एक चीज देख लीजिए, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 249 के अनुसार ये बात कही गई है कि अगर राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय हित में समझे तो उस पर और वो 2/3 बहुमत से राज्यसभा में उपस्थित 2/3 सदस्यों के बहुमत हासिल कर ले उस विषय पे और पारित कर दे कि इस पे विधेयक बनाना आवश्यक है, तो संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि संसद उस राज्य सूची के विषय पर भी विधेयक बना सकती है। ठीक है, इसमें सेकंड आता है आपका आर्टिकल 312, यानी कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा क्लियर कर लीजिए, जो हमारी IAS होती हैं, IPS होती हैं और IFS होती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, कई बार ये पूछ ले, कई बार IFS को इंडियन फॉरेन सर्विस भी बोल दिया जाता है, तो इंडियन फॉरेन सर्विस जब आता है तो वो अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित नहीं की जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि IAS, IPS और IFS ही यानी कि IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ही अखिल भारतीय सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए 312 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा ही अकेले ही अखिल भारतीय की सेवाओं की स्थापना कर लेगी। इसके लिए आवश्यक है कि जो आपके मतलब पहले जो विधेयक लाया जाएगा, यानी कि जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो पहले वो राज्यसभा में पारित किया जाएगा। इसका मतलब ये है विधेयक तो वो तभी बनेगा जब लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति होगी। इसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि जब अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जाएगी तो वो विधेयक सबसे पहले हमारे राज्यसभा में पारित किया जाएगा। क्लियर है? आता ये तो थी हमारी राज्यसभा। एक बात और मैं आपको बताना भूल गई, हमारे उपसभापति बेसिकली अभी वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे सभापति है वेंकैया नायडू और उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये तो थी हमारी राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है।